सो वेलकम बैक टू माई चैनल यास्मीन सैयद ऑफिशियल। और आज के लेक्चर में वी आर बेसिकली गोइंग टू कवर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। पता ही है, ठीक है। अब इस चैप्टर में सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है जो 12th स्टैंडर्ड में भी यूज़ होगा और 11th स्टैंडर्ड में भी यूज़ होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करना है आपने। और दूसरी चीज़, मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कि 12th स्टैंडर्ड के भी चैप्टर्स शुरू करो। तो मेरा ये प्लान था कि सेल अभी चल रहा है तो सेल के साथ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के साथ में मैं सेल डिवीजन भी करा दूंगी। लेकिन अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं 12th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करने हैं, उसको भी एडिट करना है, उसे भी अपलोड करना है, क्योंकि अभी रिक्वेस्ट आई है। तो आई हैव टू स्टार्ट बोथ द सेक्शंस, मतलब 11th स्टैंडर्ड का भी सेक्शन मुझे साइड बाय साइड करना है और 12th भी करना है साइड बाय साइड। तो मुझे आप लोग ये बताते रहो कि नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा चैप्टर मैं कराऊँ, ठीक है। किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, और बिल्कुल अपने सारे डाउट्स को कमेंट कर दिया करें, ठीक है। और अभी ये चैप्टर शुरू होने जा रहा है। बेसिकली मैं पूरा लेक्चर बना लेती हूँ, उसके बाद में आई शूट द स्टार्टिंग वीडियो। तो मैं यही बोल रही हूँ कि कमेंट करके मुझे बताते रहो कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा एक्सप्लेनेशन अपलोड करना है, ठीक है। तो उस बेसिस पे मैं लेक्चर्स को रेडी करूँगी, एडिट करूँगी और फिर अपलोड करूँगी। तो अपनी बुक्स निकालो, नोटबुक निकालो, पेंसिल लो, पेन लो। हाइलाइटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम भी अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन मैं पूछती जाती हूँ वो क्वेश्चन भी नोट डाउन किया करो और उसका आंसर जो होता है वो भी नोट डाउन करो। टेक्स्ट बुक में हर एक चीज़ पेंसिल से लिखने की कोशिश करो। और अभी जैसे मैंने यही प्लान किया है कि सारे चैप्टर्स, हर एक चैप्टर का यही होगा कि हम चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद में विल बी बेसिकली डूइंग द प्रैक्टिस शीट। मैं प्रैक्टिस शीट अपलोड करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो आप लोग को ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी उसकी, ठीक है। वो PDF को डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके दूसरे दिन ही मैं प्रैक्टिस शीट का सोल्यूशन अपलोड करूंगी। वीडियो सोल्यूशन रहेगा वो। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर आपने पढ़ना है, उसकी नोट्स बनाना है, लेक्चर बहुत अच्छे से अटेंड करना, ठीक है। उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस शीट पहले खुद से करने की कोशिश करना। इसलिए मैं सेम डे पर वीडियो सोल्यूशन अपलोड नहीं कर रही हूँ, दूसरे दिन कर रही हूँ, ताकि एक दिन आप लोग को भी मिले कि आप अपने तरीके से उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो उसके अंदर सारे क्वेश्चंस का मिक्सचर है, ठीक है। तो पूरा प्रैक्टिस शीट बहुत ध्यान से करो। उसके अंदर नए क्वेश्चंस जो मेरे बनाए हुए हैं वो भी है, इनफैक्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे कहीं से लगे वो भी मैंने उठा के रखे। तो प्रैक्टिस शीट को बहुत ध्यान से सॉल्व करने की खुद से कोशिश करो। दूसरे दिन वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। अपने डाउट्स को क्लियर करना है। फिर भी अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट में बताना, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और एक चीज़ कि ये वाला चैप्टर मैं 3 पार्ट में कवर करने वाली थी, जिसके अंदर सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन और प्रोकैरियोटिक वाला पार्ट आने वाला था। दूसरे में यूकैरियोटिक सेल आएगा। थर्ड में न्यूक्लियस आने वाला था, मतलब क्रोमोसोम्स वाला लास्ट का पार्ट, ठीक है। तो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मैंने अभी प्रोकैरियोटिक भी शूट कर लिया है, मैंने उसका भी बना लिया है वीडियो, लेकिन अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ तो वो 1 आवर 20 मिनट्स 30 मिनट्स जितना लॉन्ग बन रहा है। तो आई हैव टू डिवाइड एंड आई हैव टू स्प्लिट दैट वीडियो इनटू 2। तो अभी 4 पार्ट्स आएंगे इस लेक्चर के, लेकिन हर एक पार्ट में मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा के एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसलिए हर एक पार्ट देखो। अभी आप लोग के पास टाइम है नेक्स्ट नीट 2024 के लिए, अभी बहुत टाइम है आपके पास में। हर एक लेक्चर देखना शुरू करो। वन शॉट अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, वन शॉट के लिए एंडिंग का टाइम छोड़ो। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि वन शॉट्स देखकर आपके चैप्टर्स क्लियर हो जाते हैं, आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन अभी क्योंकि टाइम है आपके पास में, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट आपको मिल रही है, तो आई थिंक आपको पार्ट वाइज जाना चाहिए। और इसीलिए मैं वन शॉट नहीं करा रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली रिवीजन होता है। और मैं जो लेक्चर बना रही हूँ उसके अंदर मैं कंटिन्यू रिवाइज करा रही होती हूँ। मतलब एक ही चीज़ पढ़ाने के बाद में उसके बेसिस पे क्वेश्चन और उसको फिर से रिवाइज कराती हूँ, जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर चीज़ें लेक्चर में ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेक्चर को अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद में प्रैक्टिस शीट को पूरी डाउनलोड करो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में से, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। देन आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो सॉल्यूशंस, एंड इन दिस वे वी विल बी कंप्लीटिंग द होल सिलेबस इंशाल्लाह, ठीक है।
ओके या सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यास्मीन सैयद ऑफिशियल। और आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चैप्टर है ये, जो आपके आगे के बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि इसका जो लिंक अगर देखेंगे, इसका अगर कनेक्शन देखेंगे तो बहुत सारे चैप्टर से होता है, जिसके अंदर जो प्लांट मॉर्फोलॉजी आ जाता है या फिर प्लांट एनाटॉमी, हमने पूरा प्लांट फिजियोलॉजी जो पढ़ना है आगे, इसके सारे फंक्शंस पढ़ने हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, ट्रांसपोर्ट बहुत ही लेंदी चैप्टर है, उस चैप्टर में भी ये पर्टिकुलर ठीक है चैप्टर का बहुत सारा कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर में आप पूरा बेसिक समझ रहे होते हो कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में। इनफैक्ट एनिमल किंगडम में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करता है, एंड बहुत सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी इसका बहुत अच्छा रोल है बेटा। ये सारे चैप्टर्स, ये चैप्टर हो जाता है। और दूसरा अपना स्ट्रक्चरल वाला चैप्टर होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स पढ़ते हैं, एपिथेलियम पढ़ते हैं, सेल्स पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, वो सारा जो चैप्टर में दिया हुआ है, जो हम ठीक है एनिमेलिया में हम देखते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो पूरा हम जो है ये आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये बेस स्ट्रेंथनिंग वाले चैप्टर्स जिसको हम बोल सकते हैं, बेस को क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है बेसिकली। तो इसीलिए इस चैप्टर्स को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये बेस को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये चैप्टर का जो वेटेज की अगर बात करें, तो ये चैप्टर का एवरेज वेटेज समझ के चलो 3 से 4 क्वेश्चन। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पूरा एनालिसिस मैंने किया है, इनफैक्ट मेरे सामने बुक रखी है, जिसके अंदर से मैं बता सकती हूँ कि 2015 तक के इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे, 4 से 6 क्वेश्चन आते थे। इसके बाद में इसका ग्राफ गिरा, ठीक है, कितने क्वेश्चन आने लगे, एवरेज 3 क्वेश्चन आने लगे, कभी 2 भी क्वेश्चन पूछा है, कभी 3 भी क्वेश्चन पूछा है, और कुछ सालों में 4 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। मतलब कितना बेसिक चैप्टर है ये आप लोगों को शुरू में बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा कि यार क्या क्या पढ़ना है हमको, हर एक ऑर्गेनल के बारे में पढ़ना है, हर एक ऑर्गेनल की स्टडी हमने करनी है। तो यस, ये आपको लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा शुरुआत में, लेकिन अगर इस चीज़ को समझो कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया ना, तो आपको आगे प्लांट फिजियोलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोग को बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये चैप्टर हो जाता है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे चैप्टर्स हो जाते हैं, तो इनको जो है आपने बहुत ही समझ के पढ़ना है, और ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करनी है। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब है कि इसको आप क्या करो, रिलेट करो एनिमल्स के सेल्स से। एनिमल्स के सेल्स में अगर आप लोग कोई एग्जाम्पल चाहिए, तो आपको अपने आप को, ह्यूमंस को जो है सामने एज एन एग्जाम्पल रखना है। और अगर प्लांट चाहिए तो ऑफकोर्स एक ट्री को सामने रख के आप उसको एग्जामिन कर सकते हो। तो इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी होती है। कंपैरेटिव स्टडी, इसको एक नज़रिए से देखा जा सकता है कि हमने ये चैप्टर पढ़ा, उसके बाद में हम जाएंगे ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में, तो उससे क्या होगा, हमको समझ में आएगा कि यार यहाँ पे सेल वॉल होते थे, उसके बाद में एक पर्टिकुलर थिंग आती थी, फिर एक पर्टिकुलर थिंग आती थी, तो उसका क्या रोल होता है, कैसे ऑस्मोसिस होते, किस तरीके के ट्रांसपोर्ट्स होते। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा बेटा, लॉन्ग टर्म आपके पास में इसका क्या हो जाएगा, मेमोराइजेशन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम के लिए आपको ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। आपको ऐसे रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ोगे, तो आप लोग को एक स्टेप्स बन जाते हैं दिमाग में, आप कनेक्ट कर पाते हो, रिलेट कर पाते हो। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो इस चैप्टर में 4 से 6 क्वेश्चन आते थे, बहुत ज़्यादा वेटेज मिलता था। अभी आप एवरेज पकड़ के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से बनने ही है। और अगर ये चैप्टर आप लोग का स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो बाकी के चैप्टर से बनेंगे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आगे के चैप्टर्स जो आने वाले, उसको भी एक तरीके से स्ट्रेंथन कर रहा है। तो ये चैप्टर, और मैंने ऐसे बताया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे चैप्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं। और बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ, तो बायोलॉजी में सारी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको सारे चैप्टर्स को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो हमारी एनसीईआरटी रीडिंग की सीरीज़ चल रही है, तो दैट इज़ वाई मैं रीडिंग करवा रही हूँ। और रीडिंग क्यों ज़रूरी है, वो मैं हर लेक्चर बताती हूँ आप लोगों को कि बेटा आपके मॉड्यूल्स काम नहीं आने वाले, आपके जो भी बुक्स आप कहीं से भी खरीद रहे हो, कोई भी रेफरेंस बुक खरीदने हो, वो इतना ज़्यादा काम नहीं आएगी जितना ज़्यादा आपकी एनसीईआरटी काम आएगी। आप लोग को मैं एनसीईआरटी से क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का एक इमेज बनना बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग में, आपको उसको पूरा छापना है आपके दिमाग में। तो बहुत जगह से आप पढ़ोगे तो जंबल हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी को ही ऐसे चिपक के बैठना है, उसी को स्टिक करके रखना है, आपके दिमाग में सिर्फ एनसीईआरटी होनी चाहिए। दैट इज़ वाई मैं एनसीईआरटी से ही रीड करा रही हूँ। क्वेश्चंस भी अगर आप लोग देखोगे 2023 का पेपर, अभी हम
2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 23 का पेपर देखो कितना ईजी आया था, कितना शॉर्टकट आया था, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं थे। सेक्शन 2 में आई थिंक सेक्शन 1 में भी लेंथी क्वेश्चंस थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि टू द पॉइंट और बेसिक क्वेश्चन से इतने ज़्यादा ट्रिकी नहीं थे बेटा। 22 का पेपर देखेंगे तो ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे, लोग ऐसा दे रहे थे, ऐसा रिव्यू दे रहे थे कि यार बायोलॉजी से ज़्यादा इजी तो फिजिक्स हो गया था, बिकॉज बायोलॉजी बहुत ही लेंथी और ट्रिकी था। तो जो लोग का मतलब रीडिंग का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं था वो वहाँ पे थोड़ा लैग कर गए। तो अभी तो वैसे पेपर्स नहीं आ रहे और आप लोग आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एवरेज पेपर ही पूछेगा या फिर बिलो एवरेज, मतलब इजी टू मॉडरेट पेपर पूछा जाएगा, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपने प्रिपेयर किस चीज़ के लिए करना है, पूरा प्रिपेयर करना है, आपको पूरा 100% प्रिपेयर करना है। तो इसलिए आपको लेंथी क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको इजी क्वेश्चंस भी करने हैं। आपको क्या नहीं करना है, तो आउट ऑफ द सिलेबस आपने नहीं करना है, इस चीज़ पे बार बार फोकस करो और उसी के अराउंड स्टडी करना है। तो ठीक है, बहुत हो गया। अब ये चैप्टर के बारे में हमने आपको ठीक है इंपॉर्टेंस बता दी है, ये चैप्टर क्यों ज़रूरी हो सब बता दिया। अभी हमको ये चैप्टर्स को क्या करना है, शुरू करना है। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर नाउ। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हमने सारी डिटेल में बात कर ली है। ठीक है, अब इस चैप्टर के रीडिंग शुरू करेंगे, इस चैप्टर के बारे में हम स्टडी शुरू करेंगे एक्चुअल में कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर आने वाले वो समझ लो। सबसे पहले तो आपको ये एक ओवरव्यू समझाया जाएगा कि सेल एक्चुअली क्या है, उसके अंदर किसने क्या डिस्कवरी किया है, किसने क्या पता किया, कौन सी नॉलेज हमको कौन से साइंटिस्ट के थ्रू मिली है, वो बेसिक नॉलेज हो जाती है सेल के बारे में। उसके बाद में है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बहुत अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटा सा पार्ट है जो आपको याद रखनी है। उसके बाद में आता है ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल मतलब आपको उसके अंदर कौन से तरीके के सेल्स होते हैं, उनका क्या साइज होता है, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स एंड साइजेस मिलते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड देन यूकैरियोटिक सेल्स। क्या होता है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक, बहुत सारे जन को पता होगा ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हम समझेंगे बेटा। प्रोकैरियोटिक जो है आपको लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड आ जाते हैं, तो ये सारे आपके कैसे हो जाते हैं, प्रोकैरियोटिक हो जाते हैं, मोनेरा बेसिकली। ठीक है, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोटिस्टा से आपका यूकैरियोटिक शुरू हो जाता है, जिसके पास में एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। इनके पास में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता प्रोकैरियोटिक वालों के पास। ठीक है, तो इसलिए हम उसको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। तो ये सब की स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट बिगिन विद द रीडिंग। रीडिंग वाला पार्ट ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको फिट कर लेती हूँ। हाँ, ऑल राइट, ओके। तो इस चैप्टर को अभी शुरू करने जा रहे हैं, रीडिंग करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में अपने ध्यान क्या रखना है, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि एक तो ये चीज़ है कि पेंसिल लेके बैठो। ठीक है, अभी पेंसिल लेके बैठो, आपकी नोटबुक लेके बैठो, आपको जो चीज़ें मार्क करनी है टेक्स्ट बुक में मार्क कर लो। डू नॉट यूज़ पेन इफ़ यू आर रीडिंग इट फॉर अ फर्स्ट टाइम या फिर सेकेंड टाइम या फिर थर्ड टाइम। पेन यू को यूज़ कम करो, मत करो, ऐसा मैं सजेस्ट करूँगी। ठीक है, पेंसिल यूज़ करो, इट विल बी बेटर ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। When you look around, you see both living and non-living things। ये इसका हम कनेक्ट शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर की। So you must have observed or you have wondered and asked yourself what is it that makes an organism living or what is it that inanimate thing does not have। ठीक है, it does not have which a living thing has। तो हमारे पास में एक ऐसा एक क्वेश्चन अराइज तो होता होगा कि लिविंग थिंग में क्या ऐसा है जो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग थिंग को लिविंग बनाती है, या फिर वो चीज़ नहीं होने की वजह से नॉन लिविंग थिंग जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है। द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, दैट इज योर सेल। अब इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है वो समझेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर ये आपको याद रखनी है कि इसको बेसिक यूनिट कहा गया है लाइफ का। तो इसको क्यों कहा गया है ये आपको स्टडी करना है। देखो, कोई भी चीज़ जो कि एक इनकम्प्लीट सेल जिसे हम कह सकते हैं, अगर वो है तो वो आपको इट विल नॉट इंश्योर एनी एग्जिस्टेंस, एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इट इट डज नॉट इंश्योर एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब उसको हम क्या नहीं कह सकते, लिविंग नहीं कह सकते। क्यों ऐसा? बिकॉज इसके पास में क्या नहीं है, कंप्लीट सेल नहीं है।
ये चीज़ हमने ऑब्जर्व की है कि जिनके पास में कंप्लीट सेल नहीं होता, ठीक है, जो जो चीज़ हम देख रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या है, उनके पास में कंप्लीट सेल प्रेजेंट होता है। तो जिनके पास में कंप्लीट सेल प्रेजेंट नहीं होता, दे कैन नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो चीज़ जो डिफरेंस बना रही है एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के बीच में, दैट इज नथिंग बट अ कंप्लीट सेल, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये इसका क्या है, बेस है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ cells, we all know this, ठीक है। all organisms are composed of cells, ओके। सो सम आर कंपोस्ट, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबके पास में सेल्स होती है। सम आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल विच आर कॉल्ड एज व्हाट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, व्हाइल अदर्स लाइक अस कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स, दे आर कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमंस किसको बिलोंग करते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द फंजाई, ठीक है। हमने देखा है लाइक ईस्ट और कुछ बहुत सारे प्रोटिस्टास, ठीक है, और जो मोनेरास होते हैं, इन सबको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाते हैं, आपके मल्टी सेलर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास में यूनिसेलर में क्या क्या आएगा, सम ऑफ दी फंजाई, ठीक है, एंड और क्या आएगा यूनिसेलर में, होल मोनेरा एंड होल प्रोटिस्टा। ये तीन चीज़ें आपकी क्या हो जाती है, यूनिसेलर हो जाती है। मल्टी सेलुलर में कौन कौन आएगा, तो यस, मल्टी सेलुलर में विल बी हैविंग व्हाट, all except मोनेरा, प्रोटिस्टा, और कौन आ जाएगा यहाँ पर, सम फंजाई, जैसे कि एग्जाम्पल है ईस्ट। इसको छोड़ के बाकी सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर है, ये याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ है, व्हाट इज अ सेल। व्हाट इज अ सेल, सेल एक्चुअल में क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं, मोनेरा आते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हम बैक्टीरियाज पढ़ रहे होते हैं। मैंने बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में ये पूरा पढ़ाया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद में आपके पास फंजाई है, देन यू हैव प्लांटे एंड देन एनिमिलिया। प्लांटे और एनिमिलिया के लिए अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। इसके अंदर हम बेसिकली डीप स्टडी बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में ये बाकी के 3 किंगडम्स की डीप स्टडी कर रहे होते हैं। तो वहाँ वाले चैप्टर में जाके यू कैन मेक अ क्विक रिविजन के मोनेरा कैसा है, मोनेरा में कौन आएगा, प्रोटिस्टा में कौन आएगा, ठीक है। वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स नाउ फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि हम देख लेंगे, एक हो जाते हैं मोनेरा वाले और एक हो जाते हैं प्रोटिस्टा वाले, और कुछ फंजाई भी इसके अंदर आते हैं। तो वो जो होते हैं वो सिर्फ यूनिसेलर होते हैं, वो एक ही सेल के बने हुए होते हैं। तो इनके अंदर जो है ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई और कैरेक्टरिस्टिक रहे या ना रहे, तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक मगर होना ज़रूरी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, किसी और पे वो डिपेंड नहीं करते। जितने भी असेंशियल फंक्शंस है, दूसरा क्या है, देखो, परफॉर्मिंग असेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, उनके अंदर जो बेसिक फंक्शंस है, जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ठीक है, वो जो है खुद से करने के उनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये 2 चीज़ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तभी वी कैन से दैट इट इंश्योर्स अ इंडिपेंडेंट लिविंग। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। जैसे कि हमारे पास, हमको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स अगर देखेंगे तो उसके अंदर उनके पास में क्या होता है, एक न्यूक्लियोइड होता है। दे डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, उनके पास क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। तो अगर वो न्यूक्लियोइड नहीं रहेगा तो क्या वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती है, जिसे हम कहते हैं क्रोमोजोम्स। तो वो क्रोमोजोम ही नहीं रहेंगे तो वो सेल काम कैसे करेगा, उनके पास में उनका डीएनए नहीं रहेगा तो वो काम कैसे करेगा। येस आई नो उनके पास में प्लाज्मिड भी होते हैं, लेकिन वो बेसिक एसेंशियल फंक्शंस वो नहीं करवा सकते। जो प्रोटीन्स वगैरह बनानी है वो फिजिकल एक्सप्रेशंस करवाते हैं, लेकिन वो मेन प्रोटीन्स, जो मेन उनका फंक्शन है, वो नहीं करवा सकते। तो आपके पास में अगर क्रोमोजोम निकाल दो तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर उनके पास में कोई प्लाज्मिड प्रेजेंट है, अगर वो प्लाज्मिड निकाल दो तो उनके पास में जो फिजिकल एक्सप्रेशन, जो उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, डिफेंस के लिए यूज हो रहा है, वो नहीं हो पाएगा। तो ये याद रखना है, ठीक है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सेल इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है।
स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला गया है, क्योंकि यही जो है आप देखोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का यही पूरा स्ट्रक्चर होता है। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला है, क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं वो ये पर्टिकुलर सेल ही कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए सेल जो है स्ट्रक्चरली भी सेल जो है ये यही काम करता है, स्ट्रक्चरल काम भी यही करता है, और अपने पास जो फंक्शनल काम है वो भी कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज, अब यहाँ से जो है हम बहुत सारे चार, मेरे ख्याल से चार नहीं तो 5, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम यहाँ पर आए हुए जो आप लोग को याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, एंटोन वॉन, ठीक है, आ गया, ठीक है। सबसे पहले क्या है, तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया है, तो ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। लाइव सेल मतलब लिविंग सेल, ठीक है, इट वाज नॉट अ डेड सेल, ठीक है। तो फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो इस तरीके से आप अपनी नोटबुक में, ये मैंने किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, आप लोग भी कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। 4 पेजेस जो है आपकी लास्ट पेज, नोटबुक जो है ना आपकी बायोलॉजी की, उसके लास्ट पेजेस या फिर मिडिल पेजेस एक ऐसे सेपरेट कर लो, ठीक है। मतलब उसको उधर पे आपने इन चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं लिखना है। वो क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपके नेम ऑफ द साइंटिस्ट आएगा, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और उनका क्या काम है वो लिखना है, ठीक है, एंड देयर वर्क। इस तरीके से आपको पूरी लिस्ट बनानी है। ये पूरी लिस्ट जो आप बनाओगे ना, पूरे पेज भर भर के, सिर्फ नाम आना चाहिए, उसके आगे उनका काम आना चाहिए, नाम आना चाहिए, उसके आगे उनका काम आना चाहिए। तो यही आपकी पूरी लिस्ट बनेगी, और ये आपको एट द एंड टाइम बहुत बहुत काम आने वाली है। आई नो आप लोग को ये कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन आप खुद से बनाओ। या आप कहीं पे भी देखोगे, टेलीग्राम पर देखोगे, आपको प्लेटफॉर्म्स पर मिल सकती है, रेडीमेड मिल सकती है, बहुत सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट, आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो भी लिख रहे हो, एक सिंपल सी भी चीज़, कोई लाइन लिख रहे हो, वो आप खुद से लिखो, कहीं से आप प्रिंट आउट करके पढ़ रहे हो, ये सब मत करो, ठीक है। तो आप लोग को खुद से ये पूरी लिस्ट बनानी है, इट वुड बी हेल्पफुल। ये मैंने नेक्स्ट टाइम में आपको बता दिया है, ठीक है। दूसरा अब क्या आगे आ जाता है, ये 2 नाम हमने पढ़ लिए, पहले तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक का पढ़ लिया, दूसरा रॉबर्ट ब्राउन। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया है, ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, ही डिस्क्राइब्ड, और वी कैन से ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डिस्कवर किया। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। तो सबसे पहले हमारे पास में नॉर्मल माइक्रोस्कोप हुआ करता था, सिंपल, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हम बहुत सारे ऑर्गेनल्स की डीप में स्टडी कर पाए, जो ऑर्गेनल्स हमें दिखते भी नहीं थे, अब ऑर्गेनल्स भी दिख रहे हैं, और इनके अंदर वो किन चीज़ों से बने हैं वो भी पूरा हम डिटेल स्टडी कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पहले तो हमारे पास में सिर्फ यही आइडिया था कि भाई हमारे पास में सेल्स होते हैं। सेल किसने डिस्क्राइब किया, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। उसके बाद में सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, ये किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज नथिंग बट योर सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। पूरा चैप्टर भी अगर आप लोग ध्यान से पढ़ के जा रहे हो, हर एक चीज़ पढ़ रहे हो, सेल थ्योरी से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। इन 1838 Matthias Sladen, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissues of the plant। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन 2 नाम जो है यहाँ पर बहुत सेल थ्योरी में फेमस होते हैं। एक होता है स्लेडन और दूसरा होता है श्वान। ठीक है, जो श्वान था वो जूलॉजिस्ट था और जो स्लेडन था वो जर्मन बॉटनिस्ट था। तो आप लोग को याद रखना है जो मैथियास स्लेडन है ये एक बॉटनिस्ट है, और क्योंकि ये एक बॉटनिस्ट है तो आप लोग ये याद रख सकते हो इस तरीके से कि इसने प्लांट सेल पे ही काम किया रहेगा। ठीक है, बॉटनिस्ट है ना क्योंकि ये। ठीक है, तो एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये जो प्लांट्स होते हैं ये किन से बने होते हैं, अलग अलग तरीके के सेल से बने होते हैं। पूरा प्लांट एक तरीके के सेल से बना है क्या, नहीं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। अब ये डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स क्या कहीं पे भी लगे हुए होते हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर लेयर, एक पर्टिकुलर अगर उसका वो ऑर्गन है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप का ही टिश्यू आपको मिलेगा। तो ये पूरे जो सेल्स होते हैं ये एक जगह आपको कलेक्टेड फॉर्म में मिलते हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया है दे फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर श्वान, ठीक है,
थियोडोर श्वान 1839, जो पिछला वाला नाम था, ठीक है, वो 1838 का है, ये 1839, बस एक ही साल का डिफरेंस है। अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है, स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, ये जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने पहले एनिमल सेल पे भी काम किया है और उसके बाद में इन्होंने प्लांट सेल के बारे में भी एक नॉलेज दिया है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो एनिमल सेल के बारे में इन्होंने क्या पॉइंट्स बनाए कि जो सेल होती है ना, वो थिन आउटर लेयर की बनी होती है, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो टाइम पे उन्होंने उसको कुछ नाम दिया था क्या? नहीं, उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि एक जो हमारे पास में जो एनिमल की सेल होती है ना, उनके आसपास क्या मिलता है हमको, बाहर जो बाउंड्री बनी होती है, ठीक है, वो एक थिन लेयर की बाउंड्री वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ही ऑल्सो कंक्लूडेड बेस्ड ऑन स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज, इन्होंने प्लांट टिश्यूज पे भी काम किया है एज आई सेड, ठीक है। तो उधर से उन्होंने क्या पता करके निकाला, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स, ठीक है। सेल वॉल जो आपके पास में निकल के आता है, ये किस में मिलता है, ये हमेशा प्लांट सेल्स में मिल रहा है। तो हर एक प्लांट में आपको एक सेल वॉल देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में मिलेगा क्या? नहीं, एनिमल्स के सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये किसने बताया था? ये जूलॉजिस्ट ने बताया था। तो फिर ये तो बॉटनिस्ट जो थे, ठीक है, श्लेडन, मैथियास श्लेडन, उन्होंने क्या बताया था? तो उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो सेल्स के बने होते हैं जो कि प्लांट्स के टिश्यूज बना रहे होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो प्लांट्स के टिश्यूज बना रहे होते हैं एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। जो हमारे पास में सेल, जो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो एनिमल में नहीं प्रेजेंट होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है। ये किसने बताया था? तो दैट इज योर थियोडोर श्वान, ठीक है। ये कौन थे? ये जूलॉजिस्ट है। दूसरा, on the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells. सही बात है, हमारे पास में जो भी ऑर्गेनिजम्स कोई भी लाके रखो यहाँ पे, वो देखो आप लोग सेल से बना हुआ होता है। अब ये सेल आगे क्या बना रहे होते हैं? सेल के अंदर डीएनए, क्रोमोसोम्स, ये सब होता है जो कि क्या बना रहे होते हैं? प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ से आरएनएस बन रहे होते हैं, बेसिकली आगे जाके उनको प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बेसिकली सेल से बना है और सेल से जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो उन चीज़ों को भी कंसिस्ट करता है। सो अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल्स, पहली चीज़, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स आएंगे और क्या आएगा? सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरा, श्लेडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ठीक है। फॉर्मुलेशन किसने किया? इसका बेसिस, इसको शुरुआत किसने किया सेल थ्योरी बनाना? श्लेडन और श्वान ने। आगे के मॉडिफिकेशंस किसने लाया? तो दैट वाज रुडोल्फ विर्चो, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। ये थ्योरी के क्या पॉइंट्स थे वो देखो। डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, ठीक है। ये थ्योरी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि भाई आगे जो सेल्स बन रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म इतना छोटा होता है, वो आगे जाके जो है इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ये जो सेल थ्योरी थी ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इन्होंने क्या बताया था? यस, कि जो सेल्स होती है, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बन रहे होते हैं, और जो एनिमल सेल होती है उसके अंदर एक चीज़ एब्सेंट होती है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, दैट इज सेल वॉल। ये सारी चीज़ें सेल थ्योरी में इंक्लूडेड थी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि जो न्यू सेल्स है वो कहाँ से अराइज हो रही है, ये इतना ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे कर रहा है, इसके अंदर सेल के नंबर कैसे इंक्रीज हो रहे हैं। तो रुडोल्फ विर्चो का नाम आता है इसके बाद में 1855, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने क्या बताया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही बेसिक चीज़ जो बेस को स्ट्रॉन्ग करती है, वो चीज़ ये थी कि आपके पास में जो सेल के नंबर ग्रो हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक सेल है जो कि डिवाइड करती है और क्या करती है? न्यू सेल बनाती है। तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, सिंपल क्वेश्चन आएगा, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हुम? रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। तो ना तो ये श्लेडन ने किया, ना तो ये श्वान ने किया, किसने किया? ये रुडोल्फ विर्चो ने। ही एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स अराइज्ड from pre-existing cells, ठीक है। He modified the hypothesis of Sladen and Schwann to give the cell theory a final shape, जिसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी कहते हैं। जो मॉडर्न सेल थ्योरी होती है, it is understood today as all living organisms are composed of cells and product of cells, जो कि ठीक है पहले से पॉइंट इन्होंने डाल के रखा था। दूसरा पॉइंट जो आया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वी ऑल नो कि हमारे पास में हमेशा एक सिंगल सेल से जो है ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, एक सिंगल सेल से डेवलप होता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो
पहले से बहुत ज़्यादा थी और फिर उसके बाद में वो डेवलप हो रही थी, नहीं, वो हमेशा एक सिंगल सेल के फॉर्म में आपको उसका बिगनिंग में वो वैसी दिखेगी, ठीक है, सिंगल सेल की होती है। इनफैक्ट हम एनिमल्स में देखें या फिर हम प्लांट्स में भी देखें तो एक जाइगोट बनता है जिसके आगे वो जाइगोट डेवलप करता है। तो ये जाइगोट कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। तो जितनी भी सेल हमारे पास में बन रही है वो दैट अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, तो अभी आगे देखने वाले हैं हम ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में बेसिकली क्या दिया हुआ है, इस पर्टिकुलर पार्ट में आप लोग को सेल के बारे में ऐसा एक वी कैन से एक बेसिक विजुअलाइजेशन इसके अंदर दिया हुआ है, जिसके अंदर आप हम इमेजिन कर सकते हैं कि सेल्स एक्चुअल में बेसिकली कैसे दिखता है, कि इसके पास में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर क्या चीज़ें होती है ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन DNA विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल, तो अपने पास में ये हो जाता है। और फिर उसके बाद में बाहर की तरफ एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ भी प्रेजेंट होती है, बहुत सारी प्लांट सेल्स में ये चीज़ प्रेजेंट होती है, दैट इज़ नथिंग बट द सेल वॉल। तो ये सारे क्या दिए इसके अंदर, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिए। ये जो आपका है ये क्या है, दिस इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना ज़्यादा थिक नहीं होता है जितना मैंने यहाँ पे बनाया है, बहुत ही थिन होता है। ये हमको मिलेगा एनिमल सेल्स में भी, प्लांट सेल्स में भी, लेकिन ये जो सेल वॉल होती है ये एक बहुत ही नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द सेल टू गेट कोलैप्स, ठीक है। तो ये सेल वॉल इसका बहुत ही प्लांट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है सेल वॉल, उनके सेल्स में ये होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बेसिक सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिससे आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर अभी मूव करने वाले हो। तो बेसिकली मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों को बेसिक चीज़ें अगर सही से आ रही है तो आप उसको स्टेप वाइज समझ के आगे फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अभी शुरू करेंगे हम ओवरव्यू ऑफ सेल। ओके, इसके अंदर क्या समझना है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन अनियन पील और ह्यूमन चीक। हमने 11th स्टैंडर्ड में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। लेट अस रिकलेक्ट दैट स्ट्रक्चर। क्या स्क्रीन बहुत छोटी हो गई है, वी नीड टू जूम इट, यस दिस इज करेक्ट नाउ। ओके, द अनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल, हमें पता है ये चीज़, इसके पास में क्या ऐसा फीचर होगा जो एनिमल सेल में नहीं मिलेगा, सेल वॉल। क्या कौन सा फीचर होगा, वो सेल वॉल होगा, ठीक है। एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन इज नथिंग बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि दोनों जगह मिलता है, एनिमल सेल में भी, प्लांट सेल में भी, ठीक है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक के सेल्स हम देख रहे हैं, तो ये बेसिकली कौन सा सेल हो गया है, एक एनिमल सेल हो गया। इट हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट ऑफ द एनिमल सेल, ठीक है। ये कौन सा, ये जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, आपको एक ऐसा बेसिक एमसीक्यू में अभी बता दूं, जैसे कि we can say here as the delimiting structure in an animal cell is it's a plasma membrane, or delimiting structure in प्लांट सेल इट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मोर ओवर इट अगर देखेंगे तो सेल वॉल भी इनके अंदर एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर हो जाता है, बिकॉज इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इनसाइड ईच सेल एक ऐसा, आप ना ये जो रीड करो ना पैराग्राफ, इसको आप इमेजिन करने की कोशिश करो। आई एम ऑल्सो ड्रॉइंग इट अलॉन्ग विद इट सो दैट यू कैन ईजिली विजुअलाइज इट साइड बाय साइड। हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि हमारे पास में भाई एक एनिमल सेल है ऐसा, ठीक है। ये परफेक्ट गोल नहीं होता है, ठीक है, ये क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ, ठीक है, ये थोड़ा सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है इसका, तो इसीलिए ये एग्जैक्ट गोल नहीं होता है, विच आई कैन नॉट मेक, इट्स सो डिफिकल्ट यू नो, यस। अब देखो ये आपका प्लांट सेल है भाई, ऐसा सही है, जैसे कि ये हमारे पास में सेल प्रेजेंट है। अब इस सेल में हम देखेंगे तो एक बहुत ही स्मॉल सा, बहुत ही थिन सा इनके पास में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है। अब इसके साथ साथ एडिशनल चीज़ क्या मिलती है जो कि दिस प्लांट सेल में मिलती है, वो हो जाता है सेल वॉल। सो दिस इज एन एडिशनल थिंग दैट वी कैन सी इन अ प्लांट सेल, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये सेल वॉल हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या है, तो ये है आपका सेल मेम्ब्रेन बोल दो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब इसके अंदर हमें बोला एक मेम्ब्रेन बाउंड, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, इसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियस। ये क्या कैरी करता है? यस करेक्ट, इसके ठीक है न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल होना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे पास में एक ओवरव्यू आ गया। इसके अंदर कैसे डिफाइन किया गया है न्यूक्लियस को, वो समझो। The cells of human cheek have an outer membrane as a delimiting structure। ये तो human cheek की cells की बात हो गई। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus। This is the way to define nucleus। It is a dense membrane bound organelle। This nucleus contains chromosomes which in turn contain genetic material। ठीक है, इसके अंदर chromosomes होते हैं जिनके अंदर क्या लगे होते हैं? DNA लगे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? genetic material, DNA। ठीक है, cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic cells। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक, कि जिसके पास में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है, दैट सेल इज कॉल्ड एज नथिंग बट यूकैरियोटिक। अब इसको मैं थोड़ा आपको तोड़ के बताऊं तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। यूकैरियोटिक एक हो जाता है यूकैरियोटिक। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर इट। एक होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, अब कहीं पे भी बायोलॉजी में ये वर्ड दिखाई दे यू का मतलब होता है ट्रू। ये ऐसा लेटर, ये दो लेटर आपको एक और एक जगह देखने को मिलेंगे, यू बैक्टीरिया, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के मोनेरा के आगे दिया हुआ है। ठीक है, मोनेरा के पार्ट्स में, ठीक है, सब पार्ट्स में आपको ये मिलेगा यू बैक्टीरिया। दीज आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, दीज आर ट्रू बैक्टीरिया। अगर कहीं पर ये वर्ड आ जाए प्रो का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? प्रो मीन्स प्रो को बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड। क्या बोल सकते हैं हम? अंडर डेवलप्ड बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं इमेच्योर, या फिर वी कैन से इट एज अंडर डेवलप्ड, और एल्स वी कैन से एज नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड। ठीक है, नॉट कम्प्लीटली डेवलप्ड, तो ये हो जाता है प्रो का मतलब। नाउ नेक्स्ट इज कैरियोट का मतलब क्या होता है? कैरियो रिलेटेड टू न्यूक्लियाई, कैरियो रिलेटेड टू न्यूक्लियाई, ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, कैरियोटिक तो एक प्रोकैरियोटिक हो जाता है, एक यूकैरियोटिक हो जाता है। तो मैंने प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब बताया? एक अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियाई होता है। यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? ट्रू न्यूक्लियाई होता है। सो हाउ वी मेक अ डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक। ठीक है, सेल, तो क्या डिफरेंस होता है? एक के पास में ट्रू न्यूक्लियाई होगा, दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई। ठीक है, जो कि कंप्लीट होगा। ठीक है, वो एक उनके पास में एक बाउंड्री प्रेजेंट होगी। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही छोड़ा हुआ होता है, इनके पास में कोई ऐसा डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इसको यहाँ पे जो न्यूक्लियस नहीं होता है, यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस की जगह पे, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इनके पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, डेवलप्ड होगा, और इनके पास में क्या होगा? अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोइड नाम देते हैं। सो दिस इज वेरी क्लियर, दिस वाज बेसिक, जो आप लोगों को बार बार रिवाइज करने पे याद ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ठीक है, cells that have membrane bound nuclei are called as eukaryotic, cells that lack membrane bound nucleus are called as prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. So we can see in prokaryotic as well as a eukaryotic cell। ठीक है, हम कोई भी सेल निकाल के देखें, उस सेल्स में हमको एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है, जिसे we called it as साइटोप्लाज्म। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इसके अंदर जो है ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं। तो वी कैन रीड फ्रॉम हियर, द सेल इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैरीज एन एमसीक्यू इनसाइड इट। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। डायरेक्ट एमसीक्यू फ्रॉम हियर कैन बी इन फॉर्म ऑफ डैश इज द मेन एरेना। तो याद रखना है कि यहाँ पर सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज जो भी होती है वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है।
Okay, so cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cells. बहुत ही famous example है और बहुत ही basic I will say it is कि ये वाला process जो है cytoplasm में देखा जाता है and that process is called as glycolysis. हमने इसके बारे में पढ़ना है आगे और अगर basic information ये चाहिए तो ये आपके respiration का first process होता है, first step होता है, ठीक है, for respiration. ठीक है, तो यहाँ पर we are basically making what ATPs. हम अपना एनर्जी करेंसी जो है बना रहे होते, तो यहाँ पर कहीं पर एनर्जी स्पेंड होती है तो उससे कहीं पर एनर्जी बन रही होती है. तो ये वाला जो प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस जो सब में कॉमन होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है. और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्मा में होता है. तो ये याद रखना है, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. एज वी ऑल नो, जितने भी मेनली ऑर्गेनल्स होते हैं कहाँ बेस्ड होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोजोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ऑल दीज थिंग्स आर, ठीक है, लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म ओनली. ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इंटरलिंक्ड होती है. यहाँ पर प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, कहीं पर स्टार्च स्टोर किया जा रहा होता है, स्टार्च की पैकेजिंग हो रही होती है. तो ये सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज कहाँ हो रही होती है? बेसिकली साइटोप्लाज्म में. इसके आगे क्या लिखा है? वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट. अब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि सेल को हम लिविंग स्टेट में रख रहे हैं. मैम, सेल को लिविंग स्टेट मतलब सेल को जिंदा कैसे रखा जा सकता है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग तब तक के ही कहलाया जा सकता है जब तक उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हो. अगर आप जाके आगे बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, उसके अंदर यू, और यहाँ के एनसीईआरटी में भी यू विल बी गेटिंग a lot of knowledge कि how reactions takes place and that makes an object living. ठीक है, तो ये कैसे डिफाइन होता है, कौन सा बॉडी लिविंग है या नहीं है, ये उसके केमिकल रिएक्शंस बताते हैं. एक चीज जो आप लोग को, ठीक है, अभी समझने को थोड़ा टाइम लगेगा, वो ये है कि केमिकल रिएक्शंस जहां बंद हो जाएंगे वहां पर बॉडी डेड कहलाती है. जैसे कि आपको पता है, जहां पर कोई डेड बॉडी पड़ी हो, उसके अंदर आप देखोगे ना तो रेस्पिरेशन हो रहा होगा, ना तो उसके अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, ना डाइजेशन का कोई सवाल उठता है, ना मेटाबॉलिज्म का जो बेसिक सा है. ठीक है, नॉर्मल छोटी सी चीज जो होती है वो सेल के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही होती है, सेल्यूलर लेवल पर अगर देखेंगे तो वहां पर भी कोई फंक्शंस, कोई एक्टिविटीज आपको देखने को नहीं मिलेंगे. तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो है स्टॉप हो गए होते हैं. तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस का होना बहुत जरूरी है, दैट विल डिफाइन लिविंग स्टेट. अब ऐसा क्यों होता है, अब ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पूरा डीप में डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये सारी चीजें लिंक्ड होती है with an object that is in its living state. ठीक है, तो वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट. ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं. बेसिकली इतना आपको समझना है कि एक सेल अगर लिविंग स्टेट में रहेगी तो पूरा जो टिश्यू है वो लिविंग स्टेट में रहेगा. सेल से टिश्यूज बनते, टिश्यूज से ऑर्गन बनते. तो ऑर्गन फंक्शनल कब होगा? जब उसके टिश्यूज काम कर रहे होंगे. और टिश्यूज कब काम करेंगे? जब उसके अंदर के एक छोटे छोटे सेल्स काम कर रहे होंगे. तो सेल्यूलर लेवल पे अगर लिविंग होगा तो भाई वो टिश्यू लेवल पर लिविंग होगा, और टिश्यू लेवल पर जब लिविंग होगा तो ऑर्गन लेवल पर होगा. और जब ऑर्गन एक साथ काम करेंगे वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. और जब ऑर्गन सिस्टम काम में आता है, व्हेन इट्स वर्किंग विथ कोऑर्डिनेशन, तो बेटा वो जो है पूरे ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहलाता है. दिस इज सच अ नाइस थिंग, सच एन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो अबाउट. रेस्पिरेशन चैप्टर में हम इसको पूरा पढ़ेंगे, कैसे आप एटीपी बनाते हो फ्रॉम ग्लूकोज, फ्रॉम प्रोटीन्स, फ्रॉम फैट्स एंड एवरीथिंग यू विल बी स्टडिंग इन दैट चैप्टर. बहुत इंटरेस्टिंग है. बायोलॉजी समझ के पढ़ोगे तो आपका ही फायदा है. ठीक है, नेक्स्ट आता है, बिसाइड्स द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक द endoplasmic reticulum, the Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles. ठीक है, तो अभी न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस तो हमको पता चल गया, यहाँ पे मैंने बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाया था सेल का. ठीक है, ये तो हमको पता चल गया भाई, एक सेल होती है, अगर इसके अंदर सेल के आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. अगर ये प्लांट सेल है तो यहाँ पे सेल वॉल देखने को मिलेगी. और सब में कॉमन क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में कॉमन क्या होता है कि उनके बीच में क्या होगा? एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देखा जाएगा. अब उसके अलावा और कौन से ऑर्गेनल्स देखे जाते हैं यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में, एक यूकैरियोटिक सेल में, वो यहाँ पर समझेंगे. ठीक है,
तो इसमें क्या क्या लिखा है उसको पहले याद करो, क्योंकि इसके आगे जो है अभी मैं सारी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ कि ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सब समझेंगे। पहले इसका नाम फिर से रिपीट कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ER दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक होता है रफ। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये दो तरीके के आपको ER मिलेंगे। अब इसके आगे और इसमें भी टॉपिक में भी आगे और स्टडी है कैसे ये वाला जो ऑर्गेनल है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स और आगे जाके लाइसोसोम्स के साथ में इंटरलिंक्ड होता है। इट गेट स्टार्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियस से लिंक्ड होता है। ये यहाँ पर इसके बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही होती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये किससे लिंक्ड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। लाइसोसोम्स, ठीक है, जो पैक्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसके अंदर मेन ATP बनती है। भाई मेरे को बताओ ये चीज क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले एक एडवांस्ड वर्जन है फॉर मेकिंग व्हाट ATP, ठीक है, ठीक है, फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ATP। ठीक है, अब ये एडवांस वर्जन जो है हमेशा बाद में आता है, यू ऑल नो दिस राइट। तो शुरुआत के टाइम पे जब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज, प्रोकैरियोटिक सेल्स हुआ करते थे, वो टाइम पे उनके पास में क्या था? उनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। अभी जो बैक्टीरिया आप देख रहे हो, क्या इनके अंदर क्या ये आगे के प्रोसेसेस कर सकते हैं? हम जो पढ़ेंगे, जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, और उसके आगे जो साइकिल्स आते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है क्या बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है? नहीं, सिर्फ एक ही प्रोसेस पहला वाला प्रेजेंट होता है, वो है ग्लाइकोलिसिस। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया उनके पास में देखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इनका सारा जो ATP बनाने का प्रोसेस होता है ये सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में हो रहा होता है, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू हो रहा होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्मा के अलावा इनको और कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। साइटोप्लाज्मा होना चाहिए, उसके अंदर वो प्रोसेस अंडरगो करेंगे, तो वहां पे जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है वो दिखने को नहीं मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? एक बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखो, वैक्यूल्स में जो है सेल का सैप जमा होता है। बेसिकली सेल के अंदर का जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो वैक्यूल में होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। ये आपको वैक्यूल्स हमेशा कहाँ मिलेंगे? प्लांट सेल में ही मिलेंगे। वैक्यूल्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। याद हो जाएगा, ठीक है। जो आप रिवाइज करते जाओगे लेक्चर को रिपीट करो या फिर नोट्स बनाओ, या फिर जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है हर चीज लिखते जाओ। कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस नहीं होते बेटा, अपने हिसाब से नोट्स बनाओ। कोई आपका नोट्स लिखने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको किसी को नोट्स दिखाने की जरूरत नहीं है। तो जितना जो लिखना है लिख लो, ठीक है, उसको याद करो, लिख लिख के याद करो, पढ़ पढ़ के याद करो, रिपीट पे सुन के याद करो। आपके पास में बहुत सारे तरीके, ठीक है। तो नोट्स बनाना है एकदम खुल के, ठीक है। छोटी चीज भी अगर कहीं से मिल रही है तो उसको नोट डाउन करते जाओ। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स, ये सब मैं रिपीट किए जा रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए कि ये जो है सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स है जो यूकैरियोटिक में ही मिलेंगे, पहली बात। दूसरी चीज, ये सारे ऑर्गेनल्स जो मैं नाम ली हूं अभी, ये सारे जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब कि इनके पास में एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कैसे हो जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी एक है जो हम आगे पढ़ने वाले, दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। तो अभी ये वाला स्टेटमेंट बच जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जितने भी आप पढ़ोगे, वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं प्रेजेंट होंगे। मैम प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? यस, सिंपल है, बैक्टीरियाज का पूरा आपका ये किंगडम आ जाएगा, ठीक है। बैक्टीरिया का पूरा किंगडम आपका कैसा है? प्रोकैरियोटिक का है। कोई भी बैक्टीरिया का एग्जांपल दे देगा, नॉस्टॉक बोल देगा, एनाबेना बोल देगा, या फिर साइनोबैक्टीरियाज बोल देगा, ठीक है। तो ये कोई भी ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स डाल सकता है कि भाई साइनोबैक्टीरिया लैक द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, ठीक है। तो ऑप्शंस में अगर आपको दिया हुआ रहेगा राइबोसोम्स होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, ठीक है। तो और फिर अगर इनके अंदर से कोई ऑप्शन दे देगा लाइक लाइसोसोम्स दे देगा या माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारे ऑप्शंस आपके रॉन्ग, मतलब कि राइट हो जाएंगे बेसिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट बोला है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे ऑर्गेनल्स उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells. Ribosomes एक ऐसा है, ribosomes का पूरा स्ट्रक्चर अभी पढ़ने वाले। इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक जो दो तरीके का एक राइबोसोम्स होता है, ठीक है। दो तरीके के राइबोसोम्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। एक 70S होता है और एक 80S होता है,
ठीक है। तो एक 70s वाला होता है, S स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है। एक 70s होता है और एक 80s होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अभी के लिए एक छोटा सब यूनिट होता है, इसके अंदर एक बड़ा सब यूनिट होता है। जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे उसको और अच्छे से आप याद कर सकोगे, ठीक है। तो राइबोसोम्स के लिए अभी क्या याद रखना है आपको, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन ऑल काइंड ऑफ सेल्स, द प्रोकैरियोटिक वंस एंड द यूकैरियोटिक वंस। आप लोग को याद रखना है कि राइबोसोम्स ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपको हर जगह पर मिलेंगे, हर एक सेल में मिलेंगे। विद इन द सेल्स राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन टू ऑर्गेनल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर। रफ ईआर जैसे मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके का होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। एक को स्मूथ और एक को रफ क्यों बोले, देखो कोई भी चीज अगर मैं कोई स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दूं, लाइक सपोज अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, दिस इज आई एम मेकिंग अ स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अ स्ट्रैंड है, ये समझ लो। इसको आप स्मूथ कब बोलोगे, जब इसके आसपास कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, एकदम प्लेन है, एकदम स्मूथ है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, स्मूथ पर्टिकुलर थिंग। अब इसको रफ कब बोलोगे, जब यहाँ पर कोई चीजें लगी है जो उसको क्या कैसा कर रही है, खुरदुरा सा कर रही है, ठीक है, उसको प्लेन नहीं रख रही है। तो बेसिकली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऐसे नेटवर्क होते हैं। रेटिकुलम का मतलब ही क्या होता है, नेटवर्क। तो इस तरीके से नेटवर्क होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, जिसके आसपास ये छोटी छोटी चीजें लगी होती है, जिसे हम नाम देते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। अब ये राइबोसोम्स क्या कर रहे होते हैं, राइबोसोम्स जो है मेनली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन्स बनाने में। तो ये जो प्रेजेंट होती है, जब भी प्रेजेंट हो गई, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट्स है, अगर ये इसके ऊपर प्रेजेंट होगी तो उसको कैसा बना दिखाएंगे, ये रफ दिखाएंगे उसे, ठीक है। और अगर ये रफ दिखा रहे हैं मतलब कि इनके पास में क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो टेल मी कि राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर वाला ऑर्गेनल क्या कर रहा होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा, उसके अंदर इन्वॉल्व होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। एक होता है स्मूथ, स्मूथ वाला जो है वो स्टार्च और ये सारे पैकेजिंग में काम आता है। ये वाला आपका राइबोसोम्स वाला जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, याद रहेगा। नेक्स्ट थिंग, ठीक है। और राइबोसोम्स जो है साइटोप्लाज्मा में मिलता है, दोनों के, यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक के, लेकिन ये और भी ऑर्गेनल्स में मिलता है, ठीक है। ऑर्गेनल्स कौन से, ये वाले, क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है और रफ ईआर हो जाता है। बताओ मुझे इनमें से कौन सा प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, कौन सा प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, नथिंग, कोई प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में देखने को मिलेगा, एनिमल में भी प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरो मींस ग्रीन, प्लास्ट मींस कलर, कलर कंटेनिंग थिंग, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कंटेनिंग, ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ ग्रीन कलर आपको, ठीक है, ट्रीज में ही मिलते हैं, राइट। ये फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं, ठीक है, याद रखते जाओ मैं जो भी बता रही हूँ। तो क्लोरोप्लास्ट जो आपको कहाँ मिलेगा, प्लांट्स में मिलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। ईआर, रफ ईआर कहाँ मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा। तो ये सारे जो है क्या कैरी करते हैं अपने अंदर, राइबोसोम्स कैरी करते हैं। ये एक्सेप्शनल एडिशनल चीजें मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये एडिशनल मतलब कि ये एडिशनल एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं कि भाई साइटोप्लाज्म के अलावा इतनी ये तीन जगहों पे भी प्रेजेंट रहता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है, एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, ये सेल है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, ठीक है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर क्रोमोसोम्स। यहाँ पर कोई चीजें इधर पर से अटैच्ड होती है, क्या पता है आप लोग को ये चीज, ठीक है, ये अटैच्ड होती है। तो ये कहाँ से निकल रही होती है, इसको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ये भी पता होगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हेल्प कौन कर रहा होता है, सेंट्रियोल्स हेल्प कर रहे होते हैं, ये याद रखो, आगे आपको पूरा स्ट्रक्चर आने वाला है। सेंट्रियोल्स यहाँ पर हेल्प कर रहे होते हैं। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ये स्ट्रक्चर का नाम है स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं आपके क्रोमोसोम्स को डिटैच करने में काम आते हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करने में काम आते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं इस तरीके से दो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर होते हैं इधर से ऐसे, ठीक है, एक ये हो जाता है
और दूसरा इस तरीके से ऐसा हो जाता है, परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलते हैं हम, सेंट्रोसोम बोलते हैं। क्या इसके पास में कोई मेम्ब्रेन होगा? नो मैम, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये मिला के पूरा क्या बनाता है, एक बेसिकली सेंट्रोसोम बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर भी आगे आप लोगों को दिया हुआ है। अगर आपको उसका फिगर वैसे तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसका डिटेल आपको थ्योरी दिया हुआ है स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर चाहिए तो उसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ भी कर लेंगे। वो वैसे भी किसके तरह दिखाई देता है, फ्लैजेला के स्ट्रक्चर की तरह। तो इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली ड्रॉ इट। ठीक है, आप नहीं तो गूगल पे से भी उसकी पिक्चर लेके आप उसको ऐसे रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर जो है जब तक आप उसका इमेज नहीं देखोगे, जब तक उसका डायग्राम नहीं देखोगे, तो उसको थ्योरी पढ़ पढ़ के उतना अच्छे से याद नहीं होता है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर अगर देख लोगे आप अच्छे से, तो थ्योरी आप लोग को शॉर्टकट में याद होता है। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर मेम्ब्रेन, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सेंट्रोसोम, व्हिच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अच्छा, नेक्स्ट, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। ये दिखाई तो दे रहा है ना, cells differ greatly in size, shape and activities. For example, mycoplasmas. mycoplasmas क्या है, ये आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में दिया हुआ है, आई गेस बैक्टीरियाज वाले पार्ट में, राइट? तो वहां पर आपको दिया हुआ रहेगा mycoplasmas are the smallest living cells, ठीक है, which are pathogenic। ठीक है, पैथोजेनिक होते हैं ये in some living organisms। ठीक है, the smallest cells, इनका साइज कितना दिया हुआ है, 0.3 म्यूमीटर इन लेंथ वाइज अगर देखोगे तो कितना आता है, 0.3 म्यूमीटर आता है। ठीक है, तो इनका ये साइज दिया हुआ है आप लोग को। ठीक है, वाइल बैक्टीरिया, तो माइकोप्लाज्मा जो है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है। इनसे बड़े कौन होते हैं, बैक्टीरियाज, बाकी के बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, तो उनका साइज कितना दिया है, लेट्स सी, कुड बी 3 to 5 म्यूमीटर। अपना जो आरबीसी होता है उसका कितना साइज होता है पता है, 7 म्यूमीटर इन डायमीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 7 म्यूमीटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका होता है, 0.3 म्यूमीटर। ठीक है, 0.3 म्यूमीटर होता है। उसके बाद में कौन आया, बैक्टीरियाज आए, 3 to 5। ठीक है, 3 to 5 और फिर 7 म्यूमीटर। 7 म्यूमीटर ये किसका था, बैक्टीरिया का। ये किसका है, आरबीसीज का। ये किसका है, माइकोप्लाज्मास का। ठीक है, तो ऐसे आप डिनोट कर सकते हो कि सबसे छोटा 0.3 म्यूमीटर, उसके बाद में आया 3 से 5 म्यूमीटर, उसके बाद में 7 म्यूमीटर। और ऐसे जो है डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, डायरेक्ट एमसीक्यूज जो बन सकते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है और लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एग जो होता है, एग सेल जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, ये लार्जेस्ट सेल है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है अमंग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 म्यूमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। लॉन्गेस्ट सेल्स में कौन आएगा, नर्व सेल्स। सेल्स ऑल्सो वेराई ग्रेटली इन देयर शेप। दे मे बी डिस्क लाइक, डिस्क जैसे सिंपल हो सकते हैं, ऐसे गोल। ठीक है, पॉलीगोनल हो सकते हैं, पॉलीगोनल मतलब इस तरीके से। ठीक है, कॉलमनार हो सकते हैं इस तरीके से, क्यूबॉइड हो सकते हैं ऐसे क्यूबॉइड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, थ्रेड लाइक हो सकते हैं ऐसे लॉन्ग, और इवन इरेग्युलर भी हो सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो द शेप ऑफ द सेल में वेराई विद द फंक्शन दे परफॉर्म। हम देख रहे होंगे, आप देखोगे आगे जाके कि आपके पास में जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में एक सेल्स आते हैं। ठीक है, ये सेल्स जो होते कैसे होते हैं, इनके पास में सीलिया प्रेजेंट होता है। कॉलमनार सेल्स होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ये एक तरीके का फंक्शन हो गया। ये ऐसे सीलियास क्यों प्रेजेंट होते हैं, आई मेक यू अंडरस्टैंड। सीलिया प्रेजेंट होते हैं फॉर इंक्रीजिंग द रीएब्जॉर्प्शन वाला थिंग। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए इनके पास में क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया क्या करता है, बेसिकली सीलिया जो है इट विल
इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो बेसिकली क्या होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। आप लोगों को पता है ये चीज कि आप अगर कोई स्पंज लो, ठीक है, अगर वो स्पंज को आप छोटा सा कटिंग करके उसको पानी में डिप करो तो वो कम एब्जॉर्ब करेगा। वही अगर आप लंबा सा स्पंज लोगे और उसको पानी में डिप करोगे तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा। मतलब कि जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वो ठीक है एब्जॉर्प्शन कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स हमको एब्जॉर्ब कराना होता है। द फूड दैट वी ईट, वो फूड आगे जाके क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स बाकी के सेल्स में देता है। तो वो सेल्स जो सीलिएटेड सेल्स होते हैं, ये सीलिया बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे होते हैं। तो ये आप लोग को समझना है कि भाई फंक्शन के हिसाब से सेल का स्ट्रक्चर जो है डिफर करता है, ठीक है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। नेक्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल।